जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो करो, एक बार चलने का हौसला तो करो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए, आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई में एक बहुत ही छोटा सा सहयोग देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, सागर कुमार राव। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बहुत ही चुनिंदा टॉपिकों में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसका नाम होता है पादप हार्मोन्स। दोस्तों, जंतु हार्मोन्स के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा सुनते आते हैं। ये पादप हार्मोन्स जो है विज्ञान के नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से लिया गया है। जंतुओं के हार्मोन्स के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, मगर आज पादप हार्मोन्स के बारे में चर्चा होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे ये बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके साथ जो है, हम अगर बात करें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें भी हर साल पूछा गया यह जो है टॉपिक बहुत ही करेंट टॉपिक होता है। इसके विज्ञान के पोर्शन से इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एग्रीकल्चर की दृष्टिकोण से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक, आज का टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए पहले तो हार्मोन्स की परिभाषा को समझते हैं, फिर जो है हम हार्मोन्स से होते हुए पादप हार्मोन्स की तरफ आते हैं। तो कह रहा कि हार्मोन्स सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। परिभाषा सुनिएगा, हार्मोन्स सूक्ष्म मात्रिक रासायनिक एवं जैविक तत्व होते हैं जिनकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति से शरीर पर बहुत ही विशेष प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हार्मोन्स शरीर में रहें तो बहुत सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, और अगर हार्मोन्स शरीर से अनुपस्थित हो गए तो बहुत सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं? निष्क्रिय हो जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पादप हार्मोन्स हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से, ठीक है ना। और भी बहुत सारे जो है लैंगिक हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन आदि हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स, ये सभी जो है लैंगिक हार्मोन्स हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो लैंगिक हार्मोन्स नहीं है, बल्कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो पादप हार्मोन्स है। तो चलते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि पादप हार्मोन्स मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स कुल मिला के 7 प्रकार के होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जूम करेंगे और पादप हार्मोन्स की परिभाषा को पढ़ते चलेंगे। करा कि पादप हार्मोन्स, पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पादप हार्मोन्स का जो पहला प्रकार होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सिन। पादप हार्मोन्स के पहले प्रकार को हम कहते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स लिखा जाता है, इंग्लिश में देखिए ऑक्सिन लिखा हुआ है। तो ये पादप हार्मोन्स का पहला प्रकार है जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं। करा कि ऑक्सिन की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यानी डार्विन जो है, डार्विन और लैमार्क का जीवोत्पत्तिवाद बहुत ही फेमस है। वैज्ञानिक डार्विन ने जो है ऑक्सिन हार्मोन्स की क्या की थी? 1880 ईस्वी में खोज की थी। तो आपसे कोई पूछे कि पादप हार्मोन्स की खोज किसने और कब की थी, तो आप कहेंगे जो है सन 1880 ईस्वी में वैज्ञानिक डार्विन ने जो है पादप हार्मोन्स की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हुआ। उसके बाद ये मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट तौर पर जो है पॉइंट वाइज पॉइंट आपको, ताकि याद करने में बहुत ही आसानी हो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखा है कि यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। तात्पर्य, अगर आप देखिए, 2 चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पादप वृद्धि हार्मोन्स जेबरेलिन है दोस्तों, और पादप वृद्धि नियंत्रण हार्मोन्स जो है ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सीधे साफ तौर पे खुले शब्दों में लिखा, यह पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। यह पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। वृद्धि नियंत्रित यानी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स कौन है? ऑक्सिन है। अब जो है हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अर्थात इसका निर्माण कहाँ पर होता है। पानी की बात अलग है, इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। यानी ऑक्सिन का निर्माण जो है पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। ठीक है ना। अब जानते हैं, पहले तो आपको 3
बड़े ही विशेष पॉइंट बताएंगे, एक बार दोहरा लिया जाए। ऑक्सीजन की खोज सन 1880 ईस्वी में वैज्ञानिक डार्विन ने की थी, ये तो आप समझ गए। उसके बाद यह पौधों के लिए वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स है, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। और तीसरा पॉइंट जो आपका है, इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। अब जान लेते हैं ऑक्सीजन के कार्य क्या क्या हैं। ऑक्सीजन के कार्य, तो इसका पहला प्रमुख कार्य है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो करा कि इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है, पार्श्विक कक्ष कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। मतलब यह वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स है। तो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स का कार्य यह है कि वृद्धि को क्या कर देता, पूरी तरह से नियंत्रित कर देता है। जैसे पहला है, इसके कारण पौधों की शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और यह पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, जहाँ पर क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित कर देता है। कभी कभी इसके नुकसान भी होते हैं, इसके कारण अगर इसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों में वृद्धि नहीं होती। कभी कभी इसके फायदे भी हो जाते हैं कि अगर हमें अधिक बड़ा पौधा नहीं चाहिए, तो पौधा अनियंत्रित ढंग से बढ़ रहा है, तो उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन से वहाँ पर लाभदायक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, करा कि यहाँ पत्तियों के विलगन में को रोकता है। विलगन मतलब होता से अलग, पेड़ पौधों से अलग, यानी पत्तियाँ जो है इसके प्रभाव से मतलब होता है लेट में गिरती हैं या देर से गिरती हैं, पत्तियाँ पौधों पर बनी रहती है, पेड़ों पर बनी रहती हैं। तो ये तो फायदा हुआ, यह पत्तियों के विलगन को क्या करता है, रोक देता है। यह खरपतवार को जो है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, खरपतवार नाशी जितनी भी मेडिसिन है, कौन सी, खरपतवार नाशी, यानी जिसको आप लोग कहते हैं हर्बिसाइड्स, जो भी मार्केट से आप लेकर आते हैं बीज भंडार से खरपतवार नाशी, वो उसमें ऑक्सीजन का प्रभाव रहता है। तो ऑक्सीजन जो है खरपतवार नाशी से जितनी भी जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं खरपतवार नाशी, ठीक है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते। अनिषेक फल आपको बता दें, ऐसे फल जिनमें बीजों की उपस्थिति कम मात्रा में होती है, ऐसे फलों को हम अनिषेक फल कहते हैं। ऐसे फल जिनमें फल गूदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं किंतु बीज और छिलके क्या होते हैं, कम होते हैं, इन्हें हम अनिषेक फल कहते हैं। और ये जो है एक लाभदायक है। तो करा कि इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। और देखिए यह फसलों को गिरने से बचाता है, यह फसलों को गिरने से बचाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, फसलों को गिरने से बचाता है। तो आपने इसके कार्य समझ लिए। कार्य यह शीर्षों पर पाया जाता है, शीर्ष की जो अनियंत्रित वृद्धि को रोकता है। यह खरपतवार नाशी है, यह पत्तियों के विलगन, पत्तियों को अलग होने से रोकता है। और यह अनिषेक फल प्राप्त, या इससे अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं जिसमें बीज और जो है छिलकों की संख्या कम होती है। और यह फसलों को गिरने से क्या करता है, बचा देता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे जो है हम बढ़ेंगे, एक मिनट। अगला इसमें आप आ जाते हैं जिबरेलिन पर। कहाँ पर आएंगे, जिबरेलिन पर। आखिर जिबरेलिन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, ये भी जान लेते हैं। तो देखिएगा, अब आपको मैंने बताया ऑक्सीजन एक है, जहाँ भी आपको ऑक्सीजन लिखा दिखाई दे, ये लिखा है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो होता है ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स होता है। कैसा होता है, नियंत्रक। अभी जैसा आप अभी आपने पढ़ा, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स है ऑक्सीजन। मतलब पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है, नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। लेकिन अब आपके सामने जो शब्द आ रहा है उसका नाम है जिबरेलिन, GIBBE। जिबरेलिन जो शब्द है ये क्या करता है, यह है वृद्धि नियंत्रक नहीं, बल्कि यह जो है वृद्धि वर्धक, कैसा, वृद्धि वर्धक हार्मोन्स है। वृद्धि वर्धक हार्मोन्स का मतलब यह जो है वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स भी कहा जा सकता है। वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, पेड़ पौधे की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। यानी एक ऐसा हार्मोन्स जो पेड़ पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, उसे वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स कहा जाता है। देखिए इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, ये क्या कार्य करता है, जरा ये भी जान लेते हैं। कहा कि इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। कब, 1926 में। कहा कि इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। जिबरेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। ठीक है ना, जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने इसकी खोज कब की थी, 1926 में। कहा कि यह
बौने पौधों को लंबा कर देता है। अगर बौने पौधों को लंबा कर रहा है तो इसका मतलब यह वृद्धि प्रेरक है, वृद्धि को तेजी से बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यह फूलों को बनने में मदद करता है, फूलों को बनाने में क्या करता है, जिबरेलिन मदद करता है। यानी फूलों के बनने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, मदद करता था। बीजों की प्रसुप्ति को भंग कर देता, मतलब जो बीज सुप्त अवस्था में होते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, जो जमने अंकुरित नहीं होना चाहते, मतलब जिनकी अंकुरित क्षमता समाप्त हो जाती है, यदि उनमें जिबरेलिन का प्रभाव पड़ जाता है तो उनकी अंकुरित होने या प्रेरित होने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कुछ बीज ऐसे हो जाते हैं जिनका अंकुरित क्षमता जो है कम हो जाती है, जो बीज जो है अंकुरित होने के दृष्टिकोण से कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसे बीजों को अंकुरित करने का कार्य जो है जिबरेलिन कराता है। ठीक है दोस्तों, तो जो है जिबरेलिन के कार्य, जिबरेलिन की खोज जो है एक जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। यह बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूलों को बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति को अंकुरित होने से क्या करता, प्रेरित करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अगला इसका, यह काष्ठीय पौधों में एधा की सक्रियता को बढ़ाता है। एधा की सक्रियता का मतलब होता है दोस्तों, आपने जब कोई पेड़ पौधों का जो मोटा सा जब उसका बोटा कटता है तो उसमें देखा गोल गोल रिंग होता है, वो जो रिंग, एक रिंग माना जाता है कि लगभग 10 साल में बनता है, कार्क कैम्बियम कहते हैं इसे। एक रिंग 10 साल में बनता है, पेड़ जितना भी पुराना होता जाता है उसमें उतने रिंग बनते जाते हैं। तो यह जो है पौधे के एधा कैम्बियम को बनाने में क्या करता है, जो है जिबरेलिन सहायक होता है। यानी वो जो है पेड़ का मोटा होता चला जाता है पेड़, तो इसकी मोटाई, पेड़ की मोटाई और पेड़ की लंबाई को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना। उसके बाद इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार फल फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। यानी फल फूलों की मात्रा संख्या को बढ़ाने के लिए जिबरेलिन का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। पेड़ पौधों में फूलों तथा फलों के वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों में फलों तथा फूलों की वृद्धि के लिए जो है क्या किया जाता है, जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। जिबरेलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लिखा है जिबरेलिन कवक से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं दोस्तों, जिबरेलिन जो है कवक से निकाले जाते हैं, यानी जिबरेलिन कवक से प्राप्त किए जाते हैं। तो काष्ठीय पौधों में एधा की सक्रियता को बढ़ाने के लिए जो है जिबरेलिन क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद करा इसके छिड़काव से बृहत आकार के फल फूलों के उत्पादन किया जा सकता है। जिबरेलिन कवक से निकाले जाते हैं। ठीक है ना। अब जो है आपका आता है साइटोकाइनिन, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। साइटोकाइनिन, तो जूम करते हैं वीडियो को, आगे देखिएगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट हम जानते हैं। तो साइटोकाइनिन देखिएगा, कह रहा कि साइटोकाइनिन, ठीक है दोस्तों, साइटोकाइनिन, इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। इसकी खोज केवल मिलर नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज कब की थी, 1955 की थी। परंतु इसका जो नामकरण था, जो इसको नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, लिथाम थे। लिथाम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, साइटोकाइनिन का नाम दिया। खोज किसी और ने की थी 1955 ईस्वी में। मिलर नामक वैज्ञानिक ने जो है साइटोकाइनिन नामक जो है हार्मोन, पादप हार्मोन्स की खोज की थी, किंतु वे उसका नाम नहीं रखे दिए थे। नाम देने वाले, इनका नामकरण वाले वैज्ञानिक थे लिथाम। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है काम करते हैं। प्राकृतिक रूप से जहां ऑक्सीजन होगा वहां पे साइटोकाइनिन होगा। तो साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। जहां ऑक्सीजन उपस्थित होगा वहां साइटोकाइनिन उपस्थित होगा, और जहां साइटोकाइनिन होगा, साइटोकाइनिन का कार्य होता है कोशिका विभाजन और कोशिका के विकास में क्या करता है, मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब होता है मृत्यु या किसी चीज़ का पुराना होना। जैसे मान लीजिए मनुष्य की जीर्णा अवस्था का मतलब वह अवस्था जब वह पूरी तरह से बूढ़ा होकर मरने वाला होता है, वही अवस्था जीर्णा अवस्था होती है। तो हर पेड़ पौधों की एक जीर्णा अवस्था होती है जो वह अपने समय में समाप्त होने वाला होता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, हर पत्ती, हर फल और हर पेड़ पौधों की जीर्णावस्था को क्या करता है, रोकता है। ठीक है दोस्तों, कहा कि यह आरएनए एवं प्रोटीन को बनाने में क्या करता है, सहायक होता है।
पेड़ पौधों की कोशिका में आरएनए तथा प्रोटीन को बनाने में सहायक हार्मोन्स कौन सा बता रहा है? साइटोकाइनिन। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी पौधे बौने होते हैं उन्हें लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है, ऐसे तो जिब्रेलिन है ही है, लेकिन साइटोकाइनिन भी अगर आप छिड़काव करते हैं तो भी जो है एक बौना पौधा कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो फिर से देखते हैं एक एक पॉइंट को, जैसे कि दोहराते हुए। साइटोकाइनिन है, इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी, किंतु इसका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक लिथाम थे। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करने वाला हार्मोन्स है। ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन तथा कोशिका के विकास में क्या करता है? यह साइटोकाइनिन मदद करता है। यह पौधों की जीर्णावस्था यानी अंतिम अवस्था, समाप्ति अवस्था को बढ़ने से रोकता है, और यह आरएनए एवं प्रोटीन को बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे साइटोकाइनिन्स के बारे में। अब चलते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। यह भी एक पादप हार्मोन्स है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए ABA कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ABA, एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस हार्मोन्स की खोज किसने की थी, कब की थी, और साथ ही साथ जो है यह क्या करता है पेड़ पौधों में, किस प्रकार का हार्मोन्स है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो कह रहा है कि इस हार्मोन्स की खोज पहले 1961 से 65 में कार्ल तथा एडिकोट तथा उसके बाद बेयरिंग ने की थी। पहले कार्ल एवं एडिकोट ने की थी, उसके कुछ समय बाद किसने किया था? बेयरिंग ने। कह रहा कि इस हार्मोन्स की खोज पहले 1961 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी में कॉन्स एंड एडिकेट ने की थी, लेकिन उसके बाद बेयरिंग ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स है, यानी ऑक्सिन की तरह यह भी क्या करता है? कार्य करता है। तो यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। यह बीजों की सुषुप्ता अवस्था में रखता है, यानी बीजों की सुषुप्ता अवस्था बढ़ा देता है, बीजों को अंकुरित नहीं होने देता है। यह पत्तियों के विलंगन में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी विलंगन का मतलब होता है पत्तियों को सुखाकर पीला करके पेड़ों से गिराने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। यह पुष्पन में बाधक होता है, पेड़ पौधों के पुष्प लगने में क्या होता है? बाधक होता है। तो देखिएगा एब्सिसिक एसिड एक प्रकार से घातक ही कह सकते हैं कि यह हार्मोन्स पहले 1961 से 1965 में कॉन्स एडिकोट तथा उसके बाद बेयरिंग ने की थी। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, यानी पेड़ पौधे फलों या पत्तियों को बढ़ने नहीं देता है। यह बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है, बीजों को जो है अंकुरित होने से रोकता है, और यह पत्तियों को विलंगन की मुख्य भूमिका निभाता है, पत्तियों को जो है पेड़ पौधों से अलग करने की मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है, यानी पेड़ पौधों में पुष्प लगने नहीं देता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए एथिलीन हार्मोन्स, यह एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन्स होता है। एथिलीन का फार्मूला केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन का फार्मूला है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आप इसे एथिलीन या फिर आप इसे जो है केमिस्ट्री की भाषा में एथीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री की भाषा IUPAC नाम इसका एथीन होता है, साधारण नाम इसका एथिलीन होता है, और यह एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन्स है। तो ये इसका मुख्य कार्य मैं आपको बता देता हूँ। यह जो है फलों को पकाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, लेकिन देखते हैं अंदर क्या लिखा है। लिखा है यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह सबसे बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आप कहेंगे एथिलीन केवल एक ऐसा अकेला पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इस हार्मोन्स इसकी खोज तो ये तो प्राकृतिक है, किंतु इसे प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? कला के हार्मोन्स के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। हालांकि ये पहले भी जो है क्या था? उपस्थित था, किंतु इसकी जानकारी उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन हार्मोन्स के रूप में इसे बर्ग नामक वैज्ञानिक ने जो है 1962 ईस्वी में क्या किया? प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। फलों को पकाता है और
जो पुष्प होते हैं उनकी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के विलयन को प्रेरित करता है। पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलयन को क्या करता है, प्रेरित करता है। कह रहा कि यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। पहला पॉइंट, गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन्स है एथिलीन। और हार्मोन्स के रूप में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 ईस्वी में इसे क्या किया, प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में तथा मादा पुष्पों की संख्या की वृद्धि में जो है क्या होता है, सहायक होता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलयन को क्या कर देता है, प्रेरित करता है। विलयन का मतलब होता है कि पत्तियां टूटेंगी, फल टूटेंगे, जब पक जाएंगे फल तो टूटेंगे, पत्तियां पीली हो जाती है, टूट कर क्या होती हैं, गिर जाती हैं। इस चीज़ को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, एथिलीन हार्मोन्स। इसका मुख्य कार्य फलों को पकाना और पत्तियों का विलयन करना, और एकमात्र पादप जो है गैसीय हार्मोन्स है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आएगा। फ्लोरीजेंस, जैसा कि शब्द से ही पता चला, फ्लोरी मतलब फ्लावर, इसका काम कुछ फूलों में होगा। फ्लोरीजेंस हार्मोन्स क्या है, कह रहा कि ये पत्ती में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, पत्ती में, लेकिन फूलों को खिलाने मत करते हैं। अब आप याद रखिएगा, फ्लोरीजेंस वैसे तो फूलों के लिए एक उपयोगी, एक लाभदायक हार्मोन्स है फ्लोरीजेंस, लेकिन कह रहा है कि ये पत्ती में बनते हैं, किंतु फूलों को खिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बनते हैं पत्ती में, लेकिन फूलों को खिलाने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल को खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। फूल इन्हीं की वजह से क्या होता है, खिलता है। तो ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलाने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल को खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं। ये फूल खिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। फिर ट्राउमैटिन पाए जाते हैं, जो कि अंतिम हार्मोन्स है। ट्राउमैटिन हार्मोन्स, अंतिम हार्मोन्स। यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राउमैटिन क्या है, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, घायल कोशिका में होता है। यह पौधों के जख्म को भर देते हैं, तो पौधों को, जख्मों को घायल कोशिका के जो है चिकित्सा में इसका निर्माण किया जाता है। ट्राउमैटिन यह एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। इसे पौधों के जख्म को यह पौधों के जख्म को भर देता है। तो लास्ट में जो एथिलीन, फ्लोरीजेंस और ट्राउमैटिन, ये तीन हार्मोन्स, तीनों के कार्य, तीनों कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तीनों की गुणवत्ता, तीनों की उपयोगिता मैंने आपको समझा दी। इस प्रकार से सातों के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं सागर कुमार राव अपने इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हुए आप लोगों से एक अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों तक जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन तक भी ये वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए। और अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।